हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। आज हम FLT 5 के सॉल्यूशंस देखेंगे बॉटनी सेक्शन के। अभी तक जो आपका स्कोर रहा है वो आप रेगुलर एनालिसिस करें और आई होप सो आपका जो स्कोर है वो ग्राफ सीरीज। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। आज हम बात करेंगे FLT 5 बॉटनी सॉल्यूशंस के बारे में। होप सो आपका स्कोर कार्ड इस टेस्ट में और भी अच्छा हो और आपने जो सिली मिस्टेक्स पिछले टेस्ट में की हो वो इस टेस्ट में रिपीट ना हुई। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। स्टेटमेंट फर्स्ट, मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी पाइसम सटाइवम, बिल्कुल सही है। देखें, मेंडल ने मटर पाइसम सटाइवम पर कार्य किया था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। गार्डन पी बिलोंग्स टू फैमिली मालवेसी, मटर फैमिली मालवेसी में आता है? नहीं। मटर मतलब पी, गार्डन पी, पल्सेस, ये सारे किस फैमिली के मेंबर्स हैं? ये सारे किस फैमिली के मेंबर्स हैं? तो आपको पता होगा पेपिलियोनेसी, या फिर इसका एक और नाम है फेबेसी, या फिर लेग्यूमिनोसी। ठीक है, सो लेग्यूम पल्स फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली का मेंबर है ये, तो मालवेसी तो गलत है ना? तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो ऐसा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मोटिवेटेड हो गए होंगे आप। ये क्वेश्चंस आई होप सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का सही गया होगा। सी ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, आगे चले। नाउ ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जहां पर आपको दिखाई दे रहा है पोलन का डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। इस डायग्राम में आपको दिखाया है माइक्रोस्पोर का मैच्योरेशन, किसमें? पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेटा जब आप ये डायग्राम देखते हो एनसीईआरटी में, तो हमने बात करी थी बाहर की लेयर जो होती है वो एक्साइन होती है, अंदर की लेयर इंटाइन होती है, पोलन ग्रेन का जब स्ट्रक्चर देखें। अब यहाँ पर जो सेल है उस सेल के बारे में देखो। ये न्यूक्लियस है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वैक्यूल्स है। नाउ अब ये एसिमेट्रिक स्पिंडल है। एसिमेट्रिक स्पिंडल के कारण से जो डिवीजन हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ कि एक सेल बड़ी बन गई और एक सेल छोटी बनी, मतलब अनइक्वल डिवीजन हुआ। तो यहाँ पर ये जो ए सेल है, ये बड़ी सेल, दैट इज वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। अब इसे हम ट्यूब सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। आगे चल के यही सेल क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब। बी सेल को, ये जो स्पिंडल शेप की सेल है, इसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। और क्यों बोला जाता है जनरेटिव सेल? बिकॉज ये अगली जनरेशन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस मेल गैमीट्स। ये क्या बनाएगी? मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगी जनरेटिव सेल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका शेप कैसा है, तो आप बताएंगे इसका शेप है स्पिंडल। और वेजिटेटिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है। सो न्यूक्लियस इज इररेगुलर। कैसा है? इररेगुलर। ठीक है, सो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? ए है वेजिटेटिव सेल, देखो दो ऑप्शन है, और बी है आपका जनरेटिव सेल। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा ऑप्शन है डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी। आगे बढ़ जाएं। पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड इन दी सेंट्रल सेल। हाँ, हम जानते हैं जब एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं, सबसे कॉमन टाइप एम्ब्रियो सैक का 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, और सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल कौन सा है? एनाट्रोपस ओव्यूल। तो उसके ही रिस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी एनाट्रोपस ओव्यूल के रिस्पेक्ट में ही बात करती है। सो
केंद्रीय कोशिका में ध्रुवीय केंद्रक स्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है बिलो द एग अपैरेटस, अंड उपकरण के नीचे, बिलो द एंटीपोडल्स, प्रतिमुखी कोशिकाओं से नीचे, अबव द एग अपैरेटस, अंड उपकरण के ऊपर, ऑल दी अबव। अब ऑल दी अबव तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम एम्ब्रियो सैक को देख लें तो ये क्या होती है? एंटीपोडल्स। यहां पर ये है आपका एग अपैरेटस, और इस एग अपैरेटस की अगर हम बात करते हैं तो इस एग अपैरेटस में होते हैं सिनर्जिड्स प्लस एग सेल, सिनर्जिड्स प्लस एग सेल, इन दोनों को मिलके क्या बना? एग अपैरेटस। ठीक है, इनके भी न्यूक्लियस होंगे। अब ये सेल जो है, दिस इज सेंट्रल सेल। अब सेंट्रल सेल के बीच में होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई। तो अब जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो बच्चा बोलेगा कि पोलर न्यूक्लियाई की लोकेशन क्या है? हाँ, क्लियरली दिख रही है। पोलर न्यूक्लियाई की लोकेशन आपको दिख रही है अबव द एग अपैरेटस। बट जब आप एनाट्रोपस ओव्यूल के रिस्पेक्ट में इसे आंसर करेंगे तो ये होगा बिलो द एग अपैरेटस। और ये तो एनसीईआरटी की लाइन लिखी है क्लियरली, पोलर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड बिलो द एग अपैरेटस। तो आंसर जहां पर होगा बिलो द एग अपैरेटस, जो कि है ए ऑप्शन, अंड उपकरण से नीचे, बिलो, ये याद रखना। ठीक है, आगे चले। Question number 104. In dihybrid Mendelian cross, how many types of genotype and phenotype? Geno and pheno बोला है, हाँ, ध्यान रखना। Genotype and phenotype will be obtained. मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप? जीन प्रारूप, जीनोटाइप मतलब इंटरनल कंस्टिट्यूएंट क्या है, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल जो दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम देखें जीनोटाइप के लिए, तो जीनोटाइप के लिए होता है 3 टू द पावर n, फिनोटाइप के लिए होता है 2 टू द पावर n, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब सुनो, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना, तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। सेल्फिंग के बाद ही आप देखते हो ना F2 जनरेशन में। सो जीनोटाइप कितना हो जाएगा? जीनोटाइप हो जाएगा 3 टू पावर 2, फिनोटाइप हो जाएगा 2 टू द पावर 2। तो आंसर होगा आपका 9। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 टू 6 मत कर लेना, 3 इंटू 3 9, और यहाँ पर 2 इंटू 2 4। सो 9 and 4 रिस्पेक्टिवली। आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 105. Select the correct statement with respect to sex determination in chicks. Chicks मतलब चूजों में, है ना? चूजों में लिंग निर्धारण के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम बर्ड्स में आते हैं ना, ये फाउल्स, बर्ड्स की बात करें तो इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होगा फीमेल हेटेरोगेमिटी, फीमेल हेटेरोगेमिटी। इसका मतलब ZZ मेल एंड ZW फीमेल। ठीक है, ठीक, देख लेते हैं। फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक, बिल्कुल सही बात है। मादा विषम युग्मी होती है। मेल इज हेट्रोगेमेटिक, नहीं। नर विषम युग्मिक नहीं होता। मेल इज होमोगेमेटिक, मेल होमोगेमेटिक है बिल्कुल। नर समयुग्मी होता है, ये सही है। इट हैज XX X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इनमें XX X0 प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, बिल्कुल गलत। ये किसमें होता है पता है? याद आया? जी हाँ, XX X0 पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एग्जाम्पल मिलता है ड्रोसोफिला में। ठीक, तो ये भी गलत हो गया है। तो आंसर आपका होगा जिसमें A और C सही है। A और C सही दिख रहा है तुमको? A एंड C करेक्ट, तो ये होगा A एंड C ओनली, बाकी B और D तो गलत ही हो गए आपके। ठीक, सो A एंड C। नेक्स्ट,
Which one of the following symbol and its representation in human pedigree analysis is correct? निम्न में से कौन सा सांकेतिक वंशावली विश्लेषण मनुष्यों के लिए सही है? सबसे पहला मेटिंग है क्या? नहीं, गलत है। मेटिंग किससे बताते हैं? सिंगल लाइन से। ये जो बताया है दिस इज कंसैंग्विनस मैटिंग, मतलब मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, तो ये गलत हो गया। कैरियर फीमेल है? नहीं, बॉक्स मतलब होता है मेल एंड ये होती है फीमेल, तो ये गलत हो गया। ठीक है। अफेक्टेड मेल? नहीं, इसका मतलब होता है अफेक्टेड इंडिविजुअल, सेक्स अनस्पेसिफाइड, क्योंकि ये इसका शेप देख रहे हो आप, तो ये भी गलत हो गया। अफेक्टेड मेल कैसे बनाओगे? बॉक्स और फिर वो फिल्ड हो जाता है, तो ये भी गलत है। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, हाँ क्लियरली एनसीईआरटी में ही दिया है ये। 5 मतलब नंबर लिख दिया प्रोजेनी का, और अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड क्यों? क्योंकि शेडेड नहीं है ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ऑफस्प्रिंग दिया है, ऑफस्प्रिंग दिया है, मेल या फीमेल नहीं बोला है, मतलब अभी आपको जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते आप इस सिंबल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, द यूटीआर आर प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स। कहां पर प्रेजेंट है यूटीआर? देखो बोथ द एंड्स, 5 डैश एंड बिफोर द स्टार्ट कोडॉन एंड 3 डैश एंड आफ्टर द स्टॉप कोडॉन ऑफ एमआरएनए। यूटीआर एमआरएनए के 5 डैश सिरे प्रारंभ कोडॉन से पहले और 3 डैश सिरे स्टॉप कोडॉन के बाद दोनों सिरों पर मौजूद है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, फुल फॉर्म क्या है पता है आपको? अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब ये ऐसे रीजन्स हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा इस पोर्शन का, पर ये चेक करते हैं एफिशिएंसी को। तो ये पहले होते हैं बाद में होते हैं, ताकि ये चेक कर सके किसको? एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। सो यूटीआर आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही है। यूटीआर अधिक दक्ष अनुवाद प्रक्रिया, अधिक दक्ष अनुवाद प्रक्रिया के लिए यूटीआर की आवश्यकता होती है। ये सही बात है, दोनों सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट, ये रेप्लिकेशन फॉर्क आपको दिखाई दे रहा है। रेप्लिकेशन फॉर्क में कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, और जहां डिसकंटिन्यूस बनते हैं दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनका नाम हम देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए लगता है डीएनए लाइगेज। ओकाजाकी खंडों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो आपको आंसर पता होगा, दैट इज डीएनए लाइगेज। तो बाकी के ऑप्शन देख लें। डीएनए पॉलीमरेज क्या कराता है? पॉलीमराइजेशन कराता है, और इसका काम करने का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये पॉइंट याद रखना, सब कर लेता है, प्रूफ रीडिंग भी कर लेता है। ठीक, हेलिकेज क्या कराएगा? अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग डीएनए स्ट्रैंड्स को खोलता है। प्राइमेज क्या कराता है? इनिशिएशन, रेप्लिकेशन की शुरुआत कराता है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जहां ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाला एंजाइम पूछा गया है, तो आंसर होगा लाइकेज ए। A molecule that can act as genetic material must not have following properties. एक अणु जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता हो, उसमें निम्न गुण निश्चित रूप से उपस्थित नहीं होना चाहिए। देखो नहीं होना चाहिए बोला है। पहला, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली हाईली एक्टिव, यह रासायनिक एवं संरचनात्मक रूप से अधिक क्रियाशील होना चाहिए। अरे इतना ज्यादा क्रियाशील होगा तो म्यूटेशन हो जाएगा इसमें, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे भी देख लें। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यह अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए। हाँ ये तो होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, इसमें धीमे परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए, ये भी सही है। इट शुड बी स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, यह संरचनात्मक रूप से ज्यादा स्थायी होना चाहिए, ये भी सही है। तो गलत क्या है ये, और आपको गलत ही चुनना है, तो आंसर होगा इसका ए। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली हाईली एक्टिव, नहीं स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच
fungal extract was extensively used in treating wounded American soldiers in World War II. निम्न में से किस कवक उर्वरक का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल अमेरिकी सैनिकों के इलाज के लिए किया गया, उपचार के लिए किया गया? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ऐसा ऑप्शन जो सबसे कॉमन, सबसे पहला फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। और ये एंटीबायोटिक की डिस्कवरी सोची समझी हुई नहीं थी, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। स्टेटमेंट 1, microorganisms such as lactobacillus and others commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd. देखें, सूक्ष्म जीवों जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है, वे दूध से वृद्धि करते हैं और दही में परिवर्तित होते हैं। सही स्टेटमेंट है, दूध में वृद्धि करेंगे, बिल्कुल सही बात है। द ग्रो इन मिल्क कैन कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट 2, इन अदर स्टमक, इन आर स्टेटमेंट 2, in our stomach the lab play very beneficial role in checking disease causing microbes. हमारे पेट में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका निभाता है या निर्वाह करते हैं। सही बात है, ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ऑप्शन होगा ए। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, अब स्टेटमेंट फिर से, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा गलत को चुनिए। डिसआर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम इज यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू द प्लांट सेल। हाँ, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी हम इसे बोलते हैं। इसके पास मिलता है आपको टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए, वहां पर आप एलियन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीओआई। सो दिस इज करेक्ट, आपको इनकरेक्ट चुनना है। इन ई कोराई द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्पीशीज। आर क्या है? आर इज स्ट्रेन, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये तो सही है, ये गलत है। जीन थेरेपी इज पार्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, वाटर लविंग है, पोलर है, बिल्कुल सही है। सो इट कैन इजीली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको तो सेल को कंपीटेंट बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है और वो आसानी से डीएनए को अलाउ नहीं करेगी। सो ये गलत है, तो आपका सेकंड एंड फोर्थ गलत है, सेकंड एंड फोर्थ गलत है, ऑप्शन होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स। एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट है। जाति स्तर पर भिन्नता के लिए उदाहरण देखें तो पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 113, द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स। जाति स्तर पर भिन्नता के लिए उदाहरणार्थ देखें तो पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। There are nearly 20,000 species of orchids present on the earth. आप अगर बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखेंगे तो वहां पर आपको ये डेटा मिल जाएगा। पृथ्वी पर लगभग 20,000 ऑर्किड की जातियां हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन होगा बेटा ए। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ करेक्ट। नेक्स्ट, अब आ गया ये फिर से क्या, मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 114 आ चुका है, मैच द कॉलम। देखो अब मैच द कॉलम में नाइल पर्च इन द लेक, विक्टोरिया झील में नील पर्च। सुनना, जब नाइल पर्च की बात करें तो ये कहां पर एग्जाम्पल दिया है, सोचना जरा। ये है ईविल क्वाड्रेंट में, जहां हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं।
सो अब नाइल पर्च में हम देखें ये क्या थी, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, मतलब यहाँ आ जाएगा फोर्थ। नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के अपन ने अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे थे, कुछ होते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन, कुछ होते हैं ब्रॉडली और कुछ होते हैं इथिकल। सो नैरोली यूटिलिटेरियन में आपका आ जाएगा obvious reason for biodiversity conservation means first one main cause for biodiversity loss, सबसे पहला क्या था, habitat loss, बायोडाइवर्सिटी का habitat destruction, हॉटस्पॉट्स में मिलती है स्पीशीज रिचनेस और हाई एंडेमिज्म, मतलब थर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा ऑप्शन 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन होगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, एक ही ऑप्शन पहले ही आप सॉल्व कर लेते तो आपको मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए ऑप्शन है अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जंतुओं में कीट सर्वाधिक प्रजाति प्रचुर वर्गिक समूह है। सही है, बिल्कुल सही है। Conventional taxonomic methods are suitable for identification of microbial species. यहाँ पर हम बात करें परंपरागत वर्गीय विधियां सूक्ष्म जीवियों प्रजातियों की पहचान हेतु उपयुक्त है। नहीं, एनसीईआरटी ने जहां पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया है वहीं पर एक पैराग्राफ में लिखा है कि आप ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में माइक्रोब्स को अगर कंसीडर करेंगे तो उसके बारे में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है भैया। स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाँ सही है, समय के साथ साथ स्पेसिएशन होता है। जाति निर्माण साधारणतः समय का फलन है। The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. पिछले 20 वर्षों में 27 प्रजातियों का विलोपन हो चुका है। जी हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है ये डेटा, तो ये स्टेटमेंट सही है। सो अब आपको यहाँ से करेक्ट चुनना था, तो करेक्ट है आपका ए, सी एंड डी। तो ए सी डी वाला ऑप्शन, मतलब बी वाले सभी थे, तो ए सी डी वाला हो जाएगा आपका ए। ठीक, 116, which examples are related to XC2 conservation। XC2 को हम ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं, मतलब अगर ऑर्गेनिज्म को थ्रेट है उसके नेचुरल हैबिटेट में तो हम उसे वहां से उठा के दूसरी जगह पे ले जाते हैं। दिस इज XC2 कंजर्वेशन। अब XC2 में एग्जांपल्स आप याद करना, जर्म प्लाज्म बैंक, ठीक है, जर्म प्लाज्म बैंक ये XC2 कंजर्वेशन है। सीड बैंक XC2 कंजर्वेशन है। सेक्रेड ग्रूव्स ये इन सीटू कंजर्वेशन है। बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू कंजर्वेशन। सेंचुरीज, सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नंबर भी दिए हैं आपको एनसीईआरटी में, ये इन सीटू कंजर्वेशन है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स या जूलॉजिकल पार्क्स ये सभी अपने थे XC2 कंजर्वेशन। तो आपका आंसर होगा ए, बी एंड एफ। ठीक है, ए, बी और एफ आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। ह्यूमन लिवर फ्लूक इंटरमीडिएट होस्ट है। मानव यकृत प्राणांग माध्यमिक पोषक है। इनके ह्यूमन लिवर फ्लूक का इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, पैरासिटिज्म में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपको मॉस्किटो और फिश नहीं, मच्छर मछली बिल्कुल नहीं, स्नेल एंड फिश, हाँ बिल्कुल सही, घोंगा एंड मछली, स्नेल एंड फिश, सही बात है। नेक्स्ट 118, which is or correct from the following। निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। ए है पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। जनसंख्या पारिस्थितिकी को अनुवांशिकता तथा उद्विकास से जोड़ती है, ये स्टेटमेंट सही है। बर्थ्स एंड डेथ्स आर फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन, जन्म और मृत्यु समष्टि के लक्षण है। नहीं, बर्थ एंड डेथ्स आर फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल, बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये है पॉपुलेशन के फीचर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई बेटा। इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कोलोनाइज्ड, इमिग्रेशन किसी भी पॉपुलेशन में अंदर आना, मे बी कंट्रीब्यूट मोर
significantly to the growth of population than the birth rate. अगर आप बात करें नए बसे आवास में आप्रवासन समष्टि वृद्धि के जन्म दर से अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। नाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक। नहीं नहीं नहीं, कैसे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल अनरियलिस्टिक है। वो बताता है आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ जब रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, पर नेचर में ऐसा होता नहीं है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। जो लॉजिस्टिक कर्व होता है वो रियलिस्टिक कर्व होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आपको जो करेक्ट चुनना है, ऑप्शन हो गया आपका ए सी। ठीक है, ए एंड सी कहाँ दिख रहा तुमको? ये रहा, ए एंड सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही था आपका, बी गलत हो गया था, सी सही था और डी भी गलत था। तो ए एंड सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। जब हम बात करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में जहां मल्टीपल एलेलिज्म एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है, वहां स्टार्च साइज या स्टार्च कंटेंट के बेसिस पे सीड साइज और प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल दिया है। वहीं पर लास्ट पैराग्राफ में बताया है डोमिनेंस। ये लाइन लिखिए, डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन और इट्स प्रोडक्ट व्हेन। कब ऐसा होता है? सुनना, प्रभाविता जीन या का अथवा उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण नहीं है। मोर देन वन जीन इन्फ्लुएंस द सेम फिनोटाइप। जब जब प्लियोट्रॉपी बताया मैंने, तो प्लियोट्रॉपी क्या है? प्लियोट्रॉपी है वन जीन अफेक्ट मेनी कैरेक्टर्स या मेनी फिनोटाइप्स। तो ऐसा कोई ऑप्शन, मोर देन वन जीन इन्फ्लुएंस द सेम फिनोटाइप, एक से अधिक जीन समान फिनोटाइप नियंत्रण करते हैं? नहीं। मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन, एक से ज्यादा फिनोटाइप एक जीन से अफेक्ट हुए। हाँ, मोर देन वन जीनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड, नहीं बिल्कुल नहीं। मोर देन वन अलील आर द कैरेक्टर देयर फॉर द कैरेक्टर, नहीं, मल्टीपल एलेलिज्म है ही नहीं। यहाँ पर ऑप्शन था आपका प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी हो गया आपका बी फॉर बॉम्बे। मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम जीन, तो ये हो गया प्लियोट्रॉपी। इसका अपोजिट होता है पॉलीजेनिक, जब बहुत सारे जीन मिलके एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं या गवर्न करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। देखो, इनहेरिटेंस की बात करें अगर अपन एबीओ सिस्टम देखें, तो एबीओ सिस्टम में इट इज कंट्रोल बाय आई जीन। आई जीन के कितने अलील है? 3 अलील है ना, आई ए, आई बी और आई नॉट या फिर स्मॉल आई। ठीक है, तो मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल है। चलो देखते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ये स्टेटमेंट से ये एबीओ रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई द्वारा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज अमीनो पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड आउट। एक सेकंड, अमीनो पॉलीमर थोड़ी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो निकलते हैं उसकी सरफेस से। ये स्टेटमेंट गलत है भैया। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए अमीनो अम्ल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये गलत है। The gene I has 3 alleles, IA, IB, I small I. Each diploid person possess all 3. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी बोल रहे हो और आप बोल रहे हो कि 3 अलील्स होंगे, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सारे अलील्स की स्टडी करना है देन आपको पॉपुलेशन स्टडी करना पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। नेक्स्ट हो गया डी, देयर आर 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 alleles। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम कॉम्बिनेशंस जब वो टेबल बनाए हैं एनसीईआरटी में, और जब कॉम्बिनेशन देखते हो तो फिनोटाइप का नंबर कैसे निकालते हो? फिनोटाइप कैसे निकालेंगे, जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर टोटल पॉसिबल 6 जीनोटाइप्स आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 6 जीनोटाइप्स। ठीक है, तो मल्टीपल एलेलिज्म का मैं फॉर्मूला बताती हूँ। मल्टीपल एलेलिज्म में फिनोटाइप होता है n+1, जीनोटाइप होता है
n in bracket n+1/2। नाउ यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ अलील्स, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ अलील्स में यहाँ पर n+1, तो 3+1 = 4। 4 प्रकार के फिनोटाइप मिलते हैं, है ना। जीनोटाइप n इन ब्रैकेट, देखना n, तो ये कैसे लिखोगे? 3 इन ब्रैकेट 3+1/2, तो ये हो जाएगा 3 × 4/2, दैट विल बी 6। तो ये वाला स्टेटमेंट जो 8 बोल रहा है ना, कहाँ बोल रहा था? 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द जीन, तो गलत है। कॉम्बिनेशंस ऑफ द जीन मतलब जीनोटाइप की बात कर रहा है, गलत है ये। तो ओ ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल इन द प्रोजेनी ऑफ AB ब्लड ग्रुप पेरेंट्स। अगर AB ब्लड ग्रुप है पेरेंट्स का, ओ पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ओ इंडिविजुअल में करवाने के लिए आपके पास ये जीनोटाइप होना चाहिए, I0 ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ पर आपका A एंड E सही है, A एंड E। C वाला गलत है ना। A एंड E सही है। तो आंसर होगा इसका ओनली A एंड E। बाकी आपने देख लिया है। सेकंड वाला क्यों गलत है? बिकॉज वहाँ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मतलब B वाला। C वाला क्यों गलत है? क्योंकि पॉपुलेशन में मिलते हैं आपको। और D 8 नहीं होते, 6 होते हैं, ठीक है। सो A एंड U हो गया। नेक्स्ट 121, consider the following 4 statements and select the option which include all the correct ones only। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही का चुनाव कीजिए। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया में अनुलेखन व अनुवादन दोनों साथ हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि सेम कंपार्टमेंट में होता है। एनसीईआरटी लिखती है कि ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो उससे पहले ही बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, ये सही है। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द एडवांस्ड फीचर, नहीं, एडवांस थोड़ी, एंशिएंट फीचर बताता है ना ऑफ द जीनोम, तो ये गलत है बेटा। द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, ये सही बात है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉज, गलतियां थी इन द जीन, क्या बताता है? रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका सही होगा A, C and D, A, C and D, A, C, D, A, C and D ऑप्शन, ठीक है। B गलत है बस आपका। नेक्स्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखो से एग्जाम्पल अगर हम बात करें EOR1, दिस फर्स्ट लेटर ये बताता है जीनस, ये 2 लेटर्स बताते हैं स्पीशीज, एंड दिस वन रिप्रेजेंट द स्ट्रेन, और ये बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, है ना, डिस्कवरी नहीं, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। सो पहले ही पूछा है बस आपको, तो ये हो जाएगा जीनस, जीव के जीनस को बताता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 123, डीएनए प्रोब इज यूज्ड फॉर, डीएनए प्रोब निम्न में से किस लिए उपयोग होता है? ए है डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, उत्परिवर्तित जीन को पहचानने में, हाँ यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। मेडिकल जेनेटिक्स टू फाइंड पर्टिकुलर जीन, ये भी सही बात है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर रहे हो आप, ऑल ऑफ दी अबाउ, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सर यार ऐसे मत करो, बहुत देर हो गई हंसी आई मेरे को। अरे 2 बार तो लाइट चली गई ना, यहाँ 2 बार लाइट गई, मेरे 2 बार में शॉर्ट, ये तीसरी बार का है। पेपर संडे कर लूँ कंटिन्यू, अब हमारी तो नहीं कुछ भी नहीं, आज तो टेस्ट है ना, नहीं मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी, देखो ऐसी कम्युनिटी जहां पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जहां पर ऑर्गेनिजम्स
स्टेबल रहता है। स्टेबल रहता है इसका मतलब है फेवरेबल कंडीशंस है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं मिलते। इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशंस इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, एक स्थायी समुदाय के लक्षण है, इसे साल दर साल उत्पादकता के अधिक विभिन्नताएं नहीं दर्शानी चाहिए, बिल्कुल सही। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ओकेशनल नेचुरल और मैनमेड डिस्टर्बेंसेस, इसे असामयिक, प्राकृतिक या मानव निर्मित व्यवधानों पर प्रतिरोधी होना चाहिए। इट शुड बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, बिल्कुल सही बात है, ये सभी सही है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सारी स्टेटमेंट स्टेबल कम्युनिटी का ही कैरेक्टर बता रही है। 125 ट्री, इंसेक्ट, बर्ड्स, लार्ज बर्ड्स, दिस टाइप ऑफ फूड चेन, उनका शेप बताना है आपको, पहला पिरामिड ऑफ नंबर में और पिरामिड ऑफ एनर्जी में। देखो भैया, पहली चीज तो एनर्जी हमेशा कैसी फ्लो होती है, यूनिडायरेक्शनल, तो एनर्जी अगर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगी तो हमेशा पिरामिड कैसे होंगे, चाहे कैसा भी पिरामिड पूछा जाए, चाहे वो ट्री इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, हर प्रकार का इकोसिस्टम का एनर्जी का पिरामिड होगा इरेक्ट। क्यों इरेक्ट होगा? बिकॉज एट ईच ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, 90% वो ऑर्गेनिज्म खुद यूज करता है, तो ये अपराइट होगा। तो अपराइट में तीन ऑप्शन है, लो बहुत बढ़िया। अब ए है आपका पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर का पिरामिड देख लो ना, ट्री एक पेड़ है, उस पे फीड करने वाले इंसेक्ट ज्यादा है, इनको खाने वाले बर्ड्स थोड़े से कम है, छोटे वाले बर्ड्स, और लार्ज बर्ड्स और भी कम है। तो ये कैसा हो गया, ये कैसा दिख रहा है, दिस इज स्पिंडल शेप। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप आपको दिख रहा है तरकुनुमा, तो स्पिंडल हो जाएगा और अपराइट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। Both the words in biological name are printed in bold to indicate their Latin origin, गलत है। लेटिन उत्पत्ति को दर्शाने के लिए वैज्ञानिक नाम के दोनों शब्द गहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं, गलत। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन ग्रीक, जनरली इन ग्रीक, ग्रीक में होते क्या, नहीं, लेटिन में होते हैं, ये गलत है। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज एपिथेट, कैसे, पहला वर्ड जीनस बताता और सेकंड वर्ड स्पीशीज एपिथेट बताता। Next, the first word biological name denoting genus starts with a capital letter, but the species epithet starts with a small letter. ये सही दिख रहा है आपको, क्योंकि करेक्ट चुनना है, और जेव नाम का प्रथम शब्द वंश को दर्शाता है जो कि बड़े अक्षर से शुरू होता है, जबकि जाति संकेत पद छोटे अक्षर से शुरू होता है, तो इसका आंसर होगा डी, बाकी तो गलत ही है ना। ये तो लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ते हैं ना, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के वो 4 रूल्स जो किसने दिए थे, कैरोलस लीनियस। 127 लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ी यूनिट क्लासिफिकेशन की, सबसे बड़ी, अरे भूल गए क्या, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, एनिमल में बोले फाइलम, सबसे बड़ा किंगडम। अरे मैम इतना इजी क्वेश्चन था, हमने तो सब नहीं सही करा, बिल्कुल करना बनता भी है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने ग्रुप में फोक डांस किया, ऐसे ट्रिक से अपन याद करते हैं। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम, जगत, ठीक है। नेक्स्ट, 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जब भी मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत करती हूँ, सबसे पहले तो हम देखते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन अलग अलग कैसे दिए गए, उसके बाद हम वो टेबल याद करते हैं क्लासरूम में, कंपोजिशन क्या था सेल वॉल का, किसमें न्यूक्लियस होगा, किसमें नहीं होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ क्वेश्चन बना के पूछ ली गई। अब दे रहा है वो
सेल टाइप, देखो सेल टाइप में दो प्रकार हो सकता है ना। अब मोनेरा किस में आता है, प्रोकैरियोटिक। तो अब यहाँ कहीं दिख रहा है कि प्रोकैरियोटिक, देखो यार ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं प्रोकैरियोट वाले, तो ए प्रोकैरियोट वाला दो ऑप्शन दिख रहे हैं। नाउ दिस इज सेल वॉल, सेल वॉल में नॉन सेल्यूलेजिक और प्रोटिस्टा में कैसी होती है सेल वॉल, प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में होती है, सब में थोड़ी होती है, तो प्रेजेंट इन सम, आगे का भी देख ले, मतलब ये हमको लग रहा है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है और इसमें कैसी रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, तो सी ऑप्शन प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। आगे भी देख ले, मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब हो सकता है, इसमें ऑटो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कुछ बच्चों को तो ये क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आया होगा, आगे बढ़ गए होंगे। तो ये एग्जाम आपका पेशेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी लॉजिकल रीजनिंग को चेक करती है, तो इसलिए थोड़ा शांति से क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पढ़ लो। ये सारी चीजें हर बच्चे को याद होगी, पर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना ये नहीं पता था, तो इसलिए बहुत शांति से काम माइंड से आपको डील करना है पेपर से। तो बेटा इसका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट 129, डायएटोमेशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन आ गया किसके बारे में, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट हो या डेस्मिड्स हो या गोल्डन एल्गी हो, ठीक है। सो ये यूज, इनकी इनकी जो सरफेस है ना सिलिका से बनी हुई है, ग्रिटी होती है, रफ होती है, सो दे आर यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, बिल्कुल सही है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, हाँ, मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम्स, बिल्कुल सही बात है, पॉलिशिंग में तेल व सिरपों के निस्संदन ध्वनि एवं अग्निरोधी कक्षों को बनाने में, हाँ, अरे पर एक्सेप्ट पूछा है, मतलब किसमें यूज नहीं होता, बायोगैस प्रोडक्शन, जैव गैस का निर्माण, क्योंकि यहाँ पर जो यूज होते हैं वो है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी, मिथेनोजेंस। 130, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लाइकेंस प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगता, सही है, SO2 डैमेज करती है ना उनको। वायरॉइड्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, नए DNA नहीं, लो मॉलिक्यूलर वेट RNA होता है, यहाँ पर वायरॉइड्स कम आणविक भार वाले DNA रखते हैं, गलत है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि RNA होता है उसमें, ये स्टेटमेंट सही था। वायरस आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, बिल्कुल सही बात है, विषाणु अपनी विशिष्ट पोषक कोशिकाओं के बाहर अक्रिय रहते हैं, ये सही है। मम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा ये वायरल डिसीज है, लो दे दिया, जहां पर बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपको करेक्ट चुनना है ना, तो करेक्ट में बेटा आपको दिख रहा है सिर्फ ए एंड सी, ए एंड सी, ऑप्शन होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे। The leaves of gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. बिल्कुल सही बात है, नीडल लाइक विंड्स होती हैं ताकि पानी ट्रांसपिरेशन में उड़ ना जाए, कंजर्व करना है पानी को। कोनिफर्स में व्हाट आर जेरोफिटिक कैरेक्टर्स, यहाँ पर देखो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां अत्यधिक ताप, आर्द्रता व वायु के लिए अनुकूलित होती है। कॉनिफर्स में मरुद्भिद लक्षण क्या होते हैं, नीडल लाइक लीव्स, हाँ, थिक क्यूटिकल ताकि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस किया जा सके, संकन स्टोमेटा धसे हुए स्टोमेटा मिलेंगे आपको, ये सही है, ऑल ऑफ दीज, आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान ज्ञात करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल स्टेमेन को हम बोलते हैं स्टैमिनोड, बिल्कुल सही। बंध्य पुंकेसर को क्या बोला जाता है, स्टैमिनोड, ये सही है, बिल्कुल आपको इनकरेक्ट चुनना है। बी ऑप्शन है स्टेमेन्स अटैच टू पेटल्स, जब पेटल्स से स्टेमन अटैच्ड होंगे तो उसे हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, याद है, इस तरीके से होता है, ऐसा फ्लोरल डायग्राम में हम बनाते हैं, दिस इज एपीपेटलस, तो सही लिखा है एपीपेटलस।
स्टेम इज अटैच टू पेरियांथ। अब पेरियांथ क्या होता है? पेरियांथ मीन्स पेटल्स प्लस सेपल इक्वल्स टू टेपल, और इसका जो वर्ल है, इसके वर्ल को बोला जाता है पेरियांथ। और अगर ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेमेंस पेरियांथ से जुड़ा हो, उस कंडीशन का नाम होता है एपीफाइलस। एपीफाइलस, ठीक है। तो क्या ये एपीफाइलस के बारे में बता रहा है? नहीं, इसने बोल दिया स्टेमेंस अटैच टू पेरियांथ इज नोन एज एपीसेपलस। बिल्कुल गलत, ठीक है, क्योंकि सेपल तो हो गई नहीं ना, सेपल प्लस पेटल फ्यूज हो जाते हैं और उसे हम बोलते हैं टेपल। और ये एक्चुअल में जो फीचर है, इसका एग्जांपल है लिली, लिलिएसी में भी ये मिलता है, ठीक है बेटा। सो दिस इज इनकरेक्ट। एक और देख लें हम, फ्री स्टेमेंस पॉलीएंड्रस, बिल्कुल सही है। जब स्टेमेंस फ्री होते हैं इट इज नोन एज पॉलीएंड्रस कंडीशन। अगर स्टेमेंस ग्रुप में है तो वो एक ग्रुप है या दो ग्रुप है, इट डिपेंड। मोनोडाल्फस, डायडाल्फस, डायडाल्फस के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, नीट में भी पी का एग्जाम्पल पूछा जा चुका है, ठीक। सो इसका आंसर होगा इनकरेक्ट, सो सी 132 सी ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपको सारे जो मैच हो रहे हैं, मीन्स मस्टर्ड, ब्रिंजल, रोज, प्लम, हाँ ठीक है, प्लम पीस रोज था ना, पीपीआर था, कुकुम्बर एंड रे फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर। तो ये ग्वावा ने गड़बड़ करी है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी, ठीक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अश्वगंधा का फॉर्मूला है? पहले तो पता होना चाहिए अश्वगंधा कौन सी फैमिली का मेंबर है। सोलेनेसी, सोलेनेसी का मेंबर है। सोलेनेसी के मेंबर में आप देखोगे एपीपेटलस कंडीशन मिलती है। एपीपेटलस आपको कहाँ दिख रहा है? तो पेरियंथ है, ये लिलिएसी का है, और ये वाला 2 के मल्टीपल में ब्रासिकेसी का है। ये आपका 555 एपीपेटलस, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। ये वाला देख ले, ये क्या है? लेग्यूम्स वाला है ना, ये देखो ना, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ये गलत है। तो आपका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। सोलेनेसी का फॉर्मूला है ये अश्वगंधा। पहले पता भी होना चाहिए ये अश्वगंधा किस में है। अश्वगंधा इज मेंबर ऑफ सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नाउ 134, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। रूट हेयर यूनिसेल्युलर, बिल्कुल सही बात है, आपको बेमेल जोड़ों का चयन करना है। मूल रो में एक कोशिकी है, बिल्कुल सही बात है। स्टेम हेयर मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्युलर, हाँ दोनों हो सकते हैं, सही है। ट्राइकोम्स कॉज वाटर लॉस, नहीं, ट्राइकोम्स तो वाटर लॉस को रोकते हैं, वाटर लॉस कराते थोड़ी हैं, ये तो ट्रैप बना लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग, बिल्कुल सही बात है। गार्ड सेल्स की वॉल्स भी होती है इलास्टिक, वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। आपको गलत चुनना है ना, मिसमैच्ड चुनना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये वाला सी। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर डॉर्सी वेंट्रल। देखो भैया, डॉर्सी वेंट्रल मतलब डाइकॉट लीफ। इस पे इसका जो एंगल है ये किस तरीके से होती है? ये ऐसी होती है ना, डाइकॉट लीफ। नीचे वाली जो सरफेस है इस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, स्टोमेटा मोर, और ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा क्या होते हैं? लेस होते हैं, पर कम होते हैं। अब ऊपर वाली सरफेस डायरेक्ट किसके एक्सपोजर पे है? सन के। तो क्यूटिकल कैसी रखनी पड़ेगी? थिक, मोटी। अब देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा पृष्ठाधारी पत्ती के, ये गलत है, गलत है, हाँ रॉन्ग है। स्पॉन्जी टिश्यूज इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द अबैक्सियल। देखो स्पॉन्जी कहाँ होती है? जब इसका आप सेक्शन देखते हो ना, तो यहाँ पर ये ऊपर जो टिश्यूज होती है, दिस वन डॉर्सल की तरफ होती है पेलीसेड, और फिर यहाँ पर एयर कैविटीज जिसमें फिल रहती है वो होती है स्पॉन्जी। मीजोफिल का डिफरेंशिएशन है। तो ये डॉर्सल की तरफ होती है पेलीसेड, याद कर लो, पेलीसेड में डी आता है, डॉर्सल में डी आता है, अडेक्शियल में डी आता है, पर ये होता है स्पॉन्जी। स्पॉन्जी क्या है? स्पॉन्जी होती है नीचे, अबैक्शियल।
तो ये दे रहा है स्पॉन्जी टिश्यू इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द अबैक्सियल सरफेस, सही दिया है ना, ठीक है। क्यूटिकल ऑन अपर सरफेस इज थिक, बिल्कुल सही बात है, मोटी होती है ना, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है। पहली सेट टिश्यू इज सिचुएटेड टुवर्ड्स अब, अच्छा अब यही दिमाग लगा लो कि या तो ए सही होगा या फिर सी सही होगा, है ना। सो पहली सेट डी वाला सही कराया मैंने, डी, ये तो बी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डॉर्सल सरफेस पे है। प्रेजेंट एट राइट एंगल, बिल्कुल सही बात है, लो एंगल बताया था, ये सही बात है। तने के समकोण पर लगी होती है, तो आपको गलत चुनना है, तो आपका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट 136, पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, हाँ सही बात है, बिकॉज आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलिपिड फॉस्फोलिपिड, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, तो इसीलिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है, और इसी को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ध्रुवीय अणु को झिल्ली के आर पार परिवहन को सुगम बनाने के लिए एक वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सही बात है। पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू दी नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, हाँ ध्रुवीय अणु ध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकता, तभी तो उसको फैसिलिटेशन चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सही स्पष्टीकरण भी है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, एस फेज के लिए गलत चुनना है आपको, ठीक है। अंतरावस्था की एस अवस्था से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। ऑकर्स बिटवीन G1 एंड एस, ऑकर्स बिटवीन G1 एंड G2, लो क्वेश्चन ही गलत पढ़ लो, पहली बात तो क्वेश्चन गलत पढ़ना सबसे पहली मिस्टेक है और सबसे कॉमन मिस्टेक है। सो क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला, G1 और G2 के बीच में है, हाँ तो सही बात है, सही है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट्स इन दिस न्यूक्लियस, हाँ इसी स्टेज में तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, सही स्टेटमेंट है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, और उसी समय कोशिका द्रव्य में तारक केंद्रों का रेप्लिकेशन हो रहा है, प्रतिकृतन हो रहा है। सही बात है। एज डीएनए इज डबल्ड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो डबल, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप जब काउंटिंग करते हो तो डीएनए कंटेंट एनसीईआरटी लिखती भी है G1 S G2 में, अगर हम बात करें डीएनए कंटेंट की, तो डीएनए कंटेंट अगर 2C था, यहाँ पर 4C, यहाँ पर 4C, ठीक है, पर क्रोमोसोम का नंबर अगर आपने चालू करा है 2N से, तो यहाँ पर 2N ही रहेगा, बस क्रोमैटिड बढ़ जाता है, ठीक है। और वैसे तो क्रोमोसोम बोलना ही नहीं चाहिए बिकॉज ये इंटरफेज है, पर हम समझाने के लिए, नंबर काउंटिंग के लिए क्रोमोसोम की मदद से बोलते हैं, सेंट्रोमियर से आप क्रोमोसोम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखना, इंटरफेस में आप क्रोमोसोम शब्द नहीं बोलते हैं, पर ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत फॉल्स चीजों को अज्यूम करना पड़ता है ना। तो ये चीज हो गई क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक सेकेंड ना, यहाँ पर इनकरेक्ट आपको चुनना था, तो आंसर हो जाएगा डी। 138, during light reaction in higher plants light energy is absorbed by the pigment present in dash and funneled to this, ये कैसी लैंग्वेज दी थी मैम। उच्च पादपों में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को डैश में उपस्थित वर्णकों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा डैश में प्रेषित कर दिया जाता है। आप जब इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे तो समरी में ये लाइन आपको मिल जाएगी, इसीलिए हमारा फोकस रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द साइंटिस्ट गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक टिल द समरी सेक्शन, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। तो इसका आंसर है कौन सी पिगमेंट्स इकट्ठी कर रही हैं और किसकी तरफ ले जा रही है, रिएक्शन सेंटर की तरफ ले जाती है, ठीक है, और इकट्ठा करने वाले मतलब सेकेंडरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स कहाँ पर है, एंटीना पे, है ना। ये जब हम फोटो सिस्टम बना, सो नाउ
इसका आंसर आपको क्या दिख रहा है, सारे पिगमेंट्स इकट्ठा करते हैं लाइट को, मतलब ट्रैप करेंगे और फिर उसको किसकी तरफ देंगे, रिएक्शन सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर आपको दिख रहा है ऑप्शन में, इधर क्लोरोफिल ए होता है रिएक्शन सेंटर, और कौन ला रहा है, एंटीना। तो आंसर होगा इसका एंटीना, वहां पर फिट हो जाएगा पहले ब्लैंक में, और फनल टू किसकी तरफ लाया जाता है, रिएक्शन सेंटर। बाकी ये भी गलत है, क्लोरोफिल सी बिल्कुल नहीं और एंटीना की तरफ नहीं, तो कंफ्यूजन सी और डी में हो सकता है। तो रिएक्शन सेंटर लाइट को ट्रैप करके नहीं लाता है, लाइट को ट्रैप कौन करते हैं, एंटीना में मौजूद सेकेंडरी पिगमेंट्स। एंटीना में होते हैं सेकेंडरी पिगमेंट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स, और ये पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करेंगे और फनल्ड करते हैं, किसकी तरफ देते हैं, ये प्राइमरी पिगमेंट रिएक्शन सेंटर की तरफ, दैट इज क्लोरोफिल ए। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के संबंध में गलत कथन को चुनिए। इट ऑकर्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ साइटोप्लाज्म में हो रही है ना, ये स्टेटमेंट सही है पर गलत चुनना है। इट इज एन एनारोबिक फेज, बिल्कुल सही बात है, ये इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये भी बिल्कुल सही बात है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इसमें, एल्डिहाइड ग्रुप को एसिडिक ग्रुप में बदला जाता है। तो अब डी बचा होगा, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय आइसोमरेज, नहीं, यहाँ लिखते हैं हेक्सोकाइनेज। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत हुई तो मतलब गलत ही तो चुनना था, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, The exponential growth can be mathematically expressed, जब आप देखते हो PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसमें जो ग्रोथ मॉडल्स है, ग्रोथ मॉडल्स में बताते हैं अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, ठीक है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक को ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, है ना, और ये कैसा होता है आपका, लीनियर। तो ये वाला जो पहला है ना बेटा, ये लीनियर दिया है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है, ऐसा कहीं भी एक्सप्रेशन नहीं दिया है, ये दे रखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो आपको पूछा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आंसर होगा सी, डायरेक्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का फंक्शन नहीं है, कौन सा कार्य जिब्रेलिन द्वारा नहीं किया जाता है, हैसन्स मैच्योरिटी पीरियड ऑफ जुवेनाइल कॉनिफर्स, हाँ दिया है, किशोर शंख वृक्षों परिपक्वता अवधि में तेजी लाना, जल्दी सीड प्रोडक्शन होता है, स्टिमुलेट द डोरमेंसी इन सीड, सीड डोरमेंसी लाता है क्या, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है ये, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये तो सही है। यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही है, अल्कोहल मेकिंग में यूज होता है, एक्चुअली माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, स्पीड अप करता है। एक्सटेंड मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट्स, बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर आपको रॉन्ग सिलेक्ट करना था ना। सो स्टिमुलेट द डोरमेंसी इन सीड्स, बिकॉज सीड डोरमेंसी को स्टिमुलेट नहीं करता, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। एक और कौन सा है जो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना, कौन सा हार्मोन है विच ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी। इसके अलावा एनसीईआरटी ने क्लियर कट लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट 142, चूज द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल बिल्कुल याद है मैम हमको, तो पहला ड्रग्स, ड्रग्स में क्या आता है, ड्रग्स में यहाँ पर जो दिया है वो दिया है आपको करक्यूमिन एंड विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन कैंसर ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं, पर यहाँ तो कैरोटिनॉइड्स दे दिया, पर कैरोटिनॉइड्स क्या है, पिगमेंट्स है आपके, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपको करेक्ट चुनना है। एल्कोलॉइड्स, एल्कोलॉइड्स में आता है आपका कोडीन एंड मॉर्फिन, ठीक है, रबर गम ये तो पॉलीमर्स में आते हैं, ये गलत है। टॉक्सिन में आता है एब्रिन और रिसिन, हाँ ये सही है। टर्पिनॉइड्स में बिल्कुल नहीं, उसमें मोनोटर्पिन्स डाइटर्पिन्स, ये गलत है, तो करेक्ट मैच में आ जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 143, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर बैंड्स ऑफ थिकनिंग्स प्रेजेंट ऑन डैश वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस, देखो यहाँ पर एंडोडर्मिस में टेंजेंशियल थिकनिंग्स होती है, ठीक है,
टेंजेंशियल एंड रेडियल थिकनिंग्स। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, बोथ ए एंड बी। तो आंसर होगा डी। ये वाटर इम्परवियस सब्सटेंस, पानी को अलाउ नहीं करती, तो फिर पानी कैसे जाएगा? अरे कुछ सेल्स होती है फिर बीच में, पैसेज सेल्स, पैसेज सेल्स अलाउ वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट 144, which of the following plants grow usually in moist shaded habitats such as bark of trees and deep in the woods? ये पूरा लिखा है एनसीईआरटी में कि शेडी प्लेसेस में डीप इन द वुड्स कौन ग्रो करेगा। देखो ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं क्या? हाँ, कोस्टल एरियाज, रिवर बैंक्स के आसपास भी ब्रायोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं। एल्गी तो पानी में होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, तो यहाँ आंसर होगा ए, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैम आपने तो प्लांट किंगडम से। हाँ, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस? देखो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, पर एनसीईआरटी बोलती है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस है, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ए और सी दोनों दिख रहा है। ठीक है, दिस इज ए एंड सी, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 146। देखो आपको फाइलोटैक्सी बताई गई है, तो ये वाली फाइलोटैक्सी अलग अलग नोड्स से अलग अलग, एक नोड से एक पत्ती, तो ऐसा कब होगा? अल्टरनेट, एक नोड से दो पत्तियां अपोजिट, और ये गुच्छा बन रहा है सर्कल वर्ल्ड। तो आंसर होगा अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड, अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड। ऑप्शन आपको ये दिख रहा है। वर्ल्ड तो कंफ्यूज करना ही नहीं है आपको, वर्ल्ड मतलब आपको ऐसा गुच्छा ग्रुप सर्कल बना रहा है। इंटरनोड्स शॉर्ट हो गई। 147, इन डाइकॉट स्टेम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। ये इसलिए रखा गया हमने क्वेश्चन ताकि आपको लेयर्स याद हो जाए, जिस बच्चे को नहीं पता है सॉल्यूशन देखने के बाद उसे याद हो जाए। ठीक है, सो एपिडर्मिस सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस, फिर उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। तो ये तो अलग गलती हो गया, ये भी गलत हो गया। अब एपिडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स सही है, पेरिसाइकल नहीं, पेरिसाइकल तो अंदर है, उसके बाहर क्या है? एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल वेस्क्यूलर बंडल्स एंड पिथ। तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 148, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोफेस फर्स्ट। जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, है ना, मतलब पेयरिंग होता है, तो ये होगा फोर्थ। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में चाइजमेटा फॉर्मेशन दिखता है क्योंकि हर तरफ से साइनेप्टोनिमल बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो सिर्फ क्रॉस्ड पार्ट्स में ऐसा एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। सो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम लगता है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, दैट इज 1। सो 4 3 2 1, 4 3 2 1, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, 4 3 2 1, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं 149। अरे वाह, केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल में आपको पता है दिस इज व्हाट? कार्बोक्सिलेशन। ये क्या है? कार्बोक्सिलेशन। ये स्टेप है रिडक्शन, दिस इज रीजेनरेशन। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शंस को अपन मैच कर ले, है ना। यहाँ पर जो लगता है एटीपी NADH2 दोनों लग रहे हैं, यहाँ पर एटीपी लगता है। ठीक है, तो अपन देख लें ऑप्शन क्या है। ए कार्बोक्सिलेशन इज फिक्सेशन ऑफ CO2, ए कार्बोक्सिलेशन इज फिक्सेशन ऑफ CO2। इनऑर्गेनिक इंटरमीडिएट नहीं है ना यार, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। बी, बी क्या है? रिडक्शन है, हाँ, दैट रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na, गलत है ये भी। अगर आप देखें तो यहाँ पर दो दो मॉलिक्यूल्स ATP के लगते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये 1 नहीं लगता। ठीक है, सी रीजनरेशन ऑफ CO2, सी रीजनरेशन है, हाँ, दैट रिक्वायर्स 2 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन, नहीं, यहाँ एक ही ATP लगता है यार,
ये भी गलत है, तो पूरा ही पढ़वाओगे मतलब डी, पूरा पढ़ना भी है आपको, हर क्वेश्चन को पूरा पढ़ के देखना है। सी है रीजनरेशन ऑफ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, हाँ RUBP बना रहा है, एंड इज क्रूशियल अगर साइकिल को आपको लगातार चलाना है, बिना रुकावट के अबाधित चलाना है अगर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट पेपर, assertion इथिलीन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड PGR इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है, मतलब एग्रीकल्चर मतलब हॉर्टिकल्चर में हम यूज करते हैं इसको, फ्रूट्स में इथिलीन कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला PGR है। लास्ट है द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथिलीन इज इथेफॉन, हाँ सही बात है ना, इथेफॉन एक्वस सॉल्यूशन है इथिलीन गैस, तो आपका ये भी सही है, इथिलीन के स्रोत के रूप में सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक इथेफॉन है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट ये तो यूज बताया है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है कि क्यों यूज हो रहा है, तो इसका होगा बेटा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, कहाँ दिख रहा है, नॉट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे। So this completes our discussion about the question paper and hope so your score is improved this time. Thank you so much.